treated patients. और Max is also has high tech equipments with it. और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर यशदीप रस्तोगी जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं in the Department of Urology, and sir is an expert of urinary stones, surgical aspects of kidney, prostate, and bladder. So, sir, we heartily welcome you on this platform. And over to you, sir. Now you can proceed your session. And सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी सर ये सेशन कंडक्ट करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल हैव अ क्वेश्चन आवर राउंड जिसमें आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं. तो पहले सेशन को होने दें और उसके बाद आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा कि आप अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. ओवर टू डॉक्टर यशदीप रस्तोगी सर. Thanks for the kind introduction. थैंक यू सर. Good morning everybody. मेरा नाम डॉक्टर यशदीप है. टुडे हम डिस्कस करेंगे कि हम किडनी स्टोन्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और हाउ कैन वी ट्रीट देम अगर हम उन्हें प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, ताकि हमारे वी कैन गेट रिड ऑफ देम और हमारे बॉडी पे उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो. ऐसी सर्जरीज करनी पड़ती हैं या ऐसे मेडिसिन करने पड़ते हैं जिनका कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ना हो, एंड वी कैन हैव गेट द स्टोन्स रिमूव्ड क्विकली. अगर हम स्टोन के बारे में जानें तो स्टोन जैसे सबको पता ही है कि काफ़ी टाइम से हमारे को परेशान करता है. इट इज़ फ्रॉम क्वाइट एन एंशिएंट टाइम कि स्टोन्स आर अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडीज, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका मैनेजमेंट काफ़ी बदल गया है. पहले दवाइयाँ नहीं होती थी, आज दवाइयाँ हैं. बड़े बड़े चीरों के ऑपरेशन होते थे, आज दूरबीन से, लेज़र से हो जाता है. बहुत ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे हम स्टोन्स के होने को रोक भी सकते हैं. लेकिन इस सब के बावजूद भी द स्टोन की प्रेवलेंस बहुत हाई है. और मेजर प्रॉब्लम ये है कि अब यंगर जनरेशन काफ़ी इन्वॉल्व हो रही है और इसी वजह से स्टोन्स की जो रिकरेंस है वो बहुत हाई है. एक बार होने के बाद बार बार होता रहता है, चाहे हम उसे निकाल दें, चाहे हम सर्जरी कर दें, चाहे हम मेडिसिन कर दें, रिकरेंस रेट्स जो है वो क्वाइट हाई है. और इसीलिए हमारे खाने पीने की, हमारे लाइफस्टाइल की और हमारे मेडिकल मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है. ये करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि स्टोन्स क्यों हो रहे हैं, बार बार रिकरेंट क्यों हो रहे हैं, ताकि हम उस पर्टिकुलर कंडीशन को सॉल्व कर सकें और इनके रिकरेंस को बचा सकें. इस टॉपिक का सबसे मेन आज के डिस्कशन का यही है कि हम ये जो बार बार पथरी होती है गुर्दे के अंदर या गुर्दे के ट्रैक के अंदर, हम उसे बार बार कुछ ऐसा करें कि वो बार बार ना हो. बाकी तो मेडिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे कि आजकल जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल है ही नहीं, वो एंडोस्कोपी है. उसमें ना कोई कट है ना कोई चीरा है, जिसकी वजह से डरने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि स्टोन क्यों बनते हैं, किस चीज़ के बने हुए हैं. तो कैल्शियम ही होता है 70 to 80%. बट जैसे पहले सोचता था कि कैल्शियम के कम करने से कैल्शियम स्टोन कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है. इम्पॉर्टेंट है कि कैल्शियम के साथ दूसरा मटेरियल क्या है. कैल्शियम ऑक्सलेट है सबसे ज़्यादा, मोनोहाइड्रेट और डिहाइड्रेट मिला के 80% के करीब. कैल्शियम फॉस्फेट है, हाइड्रोजन फॉस्फेट है और ऑर्थोफॉस्फेट है. ये सब जानने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए पड़ती है कि जो दूसरा वाला मटेरियल है ऑक्सलेट या फॉस्फेट, इसे हमें डाइट में कम करना है, कैल्शियम को नहीं करना है. बाकी जो छोटे से हैं, यूरिक एसिड है, स्ट्रूवाइट इन्फेक्शन स्टोन्स हैं, या ऐसे स्टोन जिसमें 2-3 चीज़ें मिलके बनती है. अगर हम किडनी को जाने तो ये किडनी है, ऊपर का जो सिस्टम है वो वहाँ जहाँ पर यूरिन बनता है, जिसे हम फैक्ट्री कहते हैं, कॉर्टेक्स या मेडुला. और जो कैलिसिस वर्ड लिखा हुआ है वो एरिया है जहाँ पर यूरिन बन के इकट्ठा होता है और फिर नीचे जाता है. जो पथरी है वो यहाँ बनती है जहाँ पर बन के इकट्ठा होता है. अब ये स्टोन बनते क्यों हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मेटाबॉलिक, जो हमारे शरीर का पाचन क्रिया है, क्या अंदर जा रहा है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, उससे पथरी कैसे बनती है, वो इम्पोर्टेंट है. फिर हमारा लाइफस्टाइल जैसा है, आजकल खाने का, एक्टिविटी का, वो इम्पोर्टेंट है. कुछ लोगों के बने ही ऐसे हैं कि उनको जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है. कुछ ऐसी दवाइयाँ जो रेगुलरली चल रही हैं जो स्टोन बनाती हैं. तो
दूसरा जो यूरोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं वो है कि जिसके अगर पेशेंट को या किसी को ऑलरेडी रुकावट है, आजकल ओल्ड एज में गदूद की वजह से रुकावट है, यूरिन रुक रुक के आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है तो स्टोन बन रहे हैं, या नली सिकुड़ी हुई है जिसकी वजह से यूरेथ्रा की या यूरेटर की जिसकी वजह से स्टोन बन रहे हैं, या बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं खासकर की फीमेल्स को, उनकी वजह से स्टोन बन सकता है। या हमारी ऑक्सलेट की डाइट, जैसे मैंने भी पहले बात कही थी, बहुत ज़्यादा है कि हमारा पानी का जो इंटेक है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि हम बाहर का काम कम हो गया है, धूप में पहले की तरह मेहनत मशक्कत कम है, तो प्रति लोग पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ गई है, मोटापा या दवाइयाँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट है यूरिन का फ्लो का कम होना। इसकी वजह से जो ऑलरेडी गंदगी है यूरिन की, अगर बहाव यूरिन का कम है तो वो गंदगी उसमें इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे क्रिस्टल बना के स्टोन बनाता है। यूरिन का बहाव कम हो सकता है कि अगर पानी का ही इनटेक कम है और यूरिन कम आ रहा है, या फिर अंदर कोई ऐसी रुकावट है जो यूरिन को ठीक से निकलने नहीं दे रही है, वहाँ यूरिन हमेशा इकट्ठा रहता है। कुछ लोगों को रोकने की आदत होती है देर देर तक, उस सिनेरियो में वो जो अंदर गंदगी जो किडनी निकाल रही है यूरिन के माध्यम से, वो स्टोन बन जाती है। या फिर अंदर की जो लाइनिंग है जो भगवान ने बना के दी है वो डैमेज हो गई है, या तो वो किसी इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो गई है, या अंदर कोई चोट लगी है जिसकी वजह से डैमेज हो गई है, या कई बार वो सर्जरी की वजह से भी हो जाती है, या कुछ ऐसी सब चीज़ें जो यूरिन में होती हैं कुदरती, जो कि स्टोन बनाने से रोकती हैं, और हम उनकी इंटेक को डाइट में कम कर देते हैं जिसकी वजह से वो स्टोन बनाने को रोक नहीं पाती हैं। अब स्टोन अगर मान लो हो गया हमारी पूरी कोशिश के बाद भी, तो हमें क्या करना चाहिए? वो तो उससे होता क्या है, पेट में दर्द होगा, पेशाब में जलन होगी, उल्टी होगी, या पेशाब में खून आएगा, या बुखार आएगा। जो नॉर्मल टेस्ट हम लोग कराते हैं वो यूरिन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड जो स्टोन बता देता है। कई बार छोटे स्टोन अल्ट्रासाउंड में नहीं आते हैं तो हमें सीटी स्कैन भी कराना पड़ता है। अगर पेशेंट को पथरी में काफ़ी तेज दर्द है पथरी की वजह से, तो वो दर्द की दवाई ले सकता है, पहले तो सिंपल क्रोसिन या वोवरान जो घर पे होती है, वरना उसके बाद आगे इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है पानी का ज़्यादा पीना, या यूरिनरी अल्कलाइजर्स लेना, सिरप सेट्राल्का वगैरह, जिसकी वजह से पत्थर जो है आराम से निकल जाए। 80 से 90% पत्थर अपने आप पास हो जाते हैं, अगर वो हो भी जाते हैं उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10 से 15% केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। 90% जैसे मैंने बताया कि स्टोन 5 से 8 मिलीमीटर के अपने आप निकल जाते हैं। अगर सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड में स्टोन 8 मिलीमीटर से बड़ा है तो 90% चांस है कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इससे बड़े पत्थर में काइंडली दवाइयाँ या कोई और झाड़ा फूक या किसी आयुर्वेदिक दवाई के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अगर 8 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm का पत्थर है तो वो नहीं जाएगा, उसके लिए हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ दवाइयाँ जो हम देते हैं जो स्टोन को पास कर देती हैं वो है टैमसिलोसिन, स्टेरॉइड्स। ये आपके डॉक्टर आपको बता देंगे जब भी आप कंसल्ट करेंगे। अगर दवाइयों के बाद भी स्टोन 4 हफ्ते से ज़्यादा रुक जाता है तो भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि हम 2 2 3 3 महीने तक, मैंने देखा है, पेशेंट सर्जरी के डर से दवाई खाते रहते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि 4 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद किडनी का डैमेज शुरू हो जाता है, और जो भी डैमेज पथरी से होगा उसे कोई भी डॉक्टर रिवर्स नहीं कर सकता, इसलिए उसकी ऑपरेशन इमीडिएटली होना चाहिए, उस समय डरना नहीं चाहिए। काफ़ी सारे सर्जिकल ट्रीटमेंट आ गए हैं, ये सारे के सारे आजकल जो अवेलेबल हैं लेज़र से, इसमें किसी में भी कट या चीरा नहीं आता। हम मैक्स में ये सब करने में सक्षम है, और किसी में भी 1 या 2 दिन से ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं होती, और आप आराम से दूसरे या तीसरे दिन अपने काम पे जा सकते हैं। अब जो मेन टॉपिक हमें डिस्कस करना था वो है कि हम इसे रोक कैसे सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पानी 2 से 3 लीटर पीना है। जैसे मैंने बताया कि आजकल हम पानी नहीं पी रहे हैं, अगर हम पानी 2 से 3 लीटर पीते रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्लूइड इनटेक बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये स्टोन को अगर छोटे छोटे बनेंगे तो फ्लश आउट होते रहेंगे, ताकि वो इकट्ठे होके बड़े ना हो।
Small reduction in urinary oxalate has been found to be associated with significant reduction of calcium oxalate stone. जैसे मैंने बताया कि ऑक्सलेट इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम को कम नहीं करना है। तो हमें ऑक्सलेट रिच फूड्स को कम करना है उन लोगों को जिनको छोटी छोटी पथरियां हैं, जिनको ऑलरेडी एक बार पथरी हो चुकी है, ऑपरेशन हुआ है या अपने आप निकली है, वट एवर। जैसे खीरा, ग्रीन पेपर, स्वीट पोटैटोस, पालक, सोयाबीन, चॉकलेट, रुबाब, पॉपकॉर्न या शकरकंदी, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अपने खाने में से। मेनी स्टडीज हैव फाउंड कैल्शियम रिस्ट्रिक्शन टू इंक्रीज द रिस्क। जैसे पहले था कि लोग दूध बंद कर दिया, पनीर बंद कर दिया, वो सब नहीं करना है। अगर आपने कैल्शियम को कम कर दिया तो आपने ये जो ऑक्सीडेट जिसके स्टोन बन रहा है इसको बढ़ावा दे दिया। कैल्शियम तो इसको निकालने का काम कर रहा है, हमने उसी को कम नहीं करना है, हमने ऑक्सीडेट को कम करना है। हाँ, लेकिन अगर जो लोग कैल्शियम की दवाइयाँ लेते हैं वो दवाइयाँ हटानी ज़रूरी है। कैल्शियम को डाइट में कम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कैल्शियम दवाइयों के रूप में ले रहे हो तो उसे बंद करना ज़रूरी है। हाइपोसिट्रेट यूरिया एक है जो हम दवा जो स्टोन को बढ़ावा देता है। जितने भी ये सिरप आते हैं सिट्राल का वगैरह जो आप लोगों ने शायद कभी लिए हों, इन सब में ओरल पोटेशियम सिट्रेट होता है। ये यूरिनरी सिट्रेट को बढ़ाता है और स्टोन को आपस में जुड़ के बड़ा बनने से रोकता है। हम घर की रेमेडीज जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स, उन सब में सिट्रेट की क्वांटिटी हाई होती है। जैसे लेमन, संतरा, इन सब में सिट्रेट देने से बढ़ सकता है। तो शिकंजी पीना, नींबू पानी पीना, इससे सबसे पथरी के चांसेस कम हो जाते हैं। एनिमल प्रोटीन जो नॉन वेजिटेरियन वाले लोग हैं ज़्यादा खाते हैं, उन्हें कम करना होगा अगर उनके यूरिक एसिड स्टोन है। सबसे इम्पोर्टेंट फिर वही बात आ गई कि हमें यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाना है। चाहे पानी पीना है या कोई भी लिक्विड ज़्यादा लेंगे तो अपने आप ही पथरी के चांसेस 50% तक कम हो जाएंगे। कुछ दवाइयाँ जो साथ में चलती हैं, थायराइड, डायोटिक, सिट्रेट सप्लीमेंट्स, पेरिडॉक्सिन, ऑक्सेलोबैक्टर, ये सब डॉक्टर आपके प्रिस्क्राइब करेंगे। इनका थोड़ा बहुत रोल है, लेकिन जो हम घर में शुरू में मैंने बताया मेन वही है, जो खाने में कम करना है या वो करना है। स्ट्रोमाइड स्टोन्स इन्फेक्शन से होते हैं, काफ़ी कम होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। मेन स्टे एंटीबायोटिक्स है इन। अगर ये बेसिकली पत्थर निकालने के बाद, ताकि दोबारा ना हो, क्योंकि ये इतने बड़े होते हैं कि इनका मेडिकल मैनेजमेंट तो पॉसिबल नहीं है। पर ऑपरेशन करने के बाद हमको लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक पे रहना पड़ता है ताकि ये पथरी दोबारा ना हो। अगर हम नटशेल में बात करें तो किडनी स्टोन्स काफ़ी चैलेंजिंग है। लगता है कि छोटी चीज़ें हैं पथरी, पर जिसको जब होती है तो पता चलता है कि वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमारे पास दवाइयाँ भी हैं, 80% के करीब पास हो जाते हैं, तो हम आराम बिना किसी ज़्यादा मुश्किल के इनको ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमें अनफॉर्चुनेटली सर्जरी करानी भी पड़ती है तो कोई कट या चीरा नहीं आता, सब दूरबीन और लेज़र से हो जाता है। तो सर्जरी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहूँगा कि पथरी की वजह से एक भी किडनी डैमेज नहीं होनी चाहिए, यही हमारा एम है इस टॉक का। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं देख रहा था काफ़ी लोग हाथ उठा रहे थे, वो अपने क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप करना पड़ेगा। हम बोलेंगे टाइप हो जाएगा, हम बोलेंगे तो टाइप आप टाइप कर सकते हैं ताकि हम जवाब दे सकें। सभी लोगों को अगर कोई भी डाउट है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं सर से। साइज मैंने यहाँ जैसे बताया 8 mm का स्टोन के ऊपर निकालना मुश्किल होता है, पर साइज से फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि वो रुकावट कर रहा है कि नहीं। अगर 4 mm का स्टोन भी रुकावट कर रहा है तो वो मेरे लिए हार्मफुल है। हाँ, ये है कि वो 3-4 महीने 3-4 हफ्ते से निकला नहीं है तो उसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर बुखार आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो कई बार छोटा भी हार्मफुल होता है। इसलिए साइज इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो रुकावट कर रहा है कि नहीं। अशोक गौर जी कुछ पूछना चाहते हैं?
देखिए एक्सरसाइज वगैरह से स्टोन फॉर्मेशन रुकता नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें यूरिन का कंटेंट को बढ़ाना है। तो डाइटरी इनटेक तक तो है। ये कोई हमारी जो किडनी की मस्कुलेचर है वो वॉलंटरी नहीं है जो हम किसी एक्सरसाइज से स्टोन को रोक सकें। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है इसका मतलब रुकावट नहीं है, पर अगर पथरी बड़ी है तो वो साइलेंट इन्फेक्शन या साइलेंट डैमेज कर सकती है। तो अगर 10-12 mm या 10 mm तक की पथरी है तो भी हम वरीड हैं। इमरजेंसी नहीं है, हम उसको कभी भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली उसे रिमूव करना ही होगा। ये प्रोस्टेट नीचे की तरफ यूरिन के रास्ते को रोक देता है, तो अल्टीमेटली जब यूरिन का रास्ता रुकेगा तो किडनी तक रुकावट जाएगी। तो अगर बहुत देर तक प्रोस्टेट की प्रॉब्लम का इलाज नहीं हुआ या यूरिन रुका रहा तो किडनी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रुकावट हो रहा है यूरिन के अंदर। देखिए स्टोन नहीं भी है और आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है तो प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है। वो हमें इवेलुएट करके पता चलेगा, आपको दिखाना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप हर घंटे 2 घंटे में यूरिन जा रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं या आपका, अगर आपको बार बार जाना पड़ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है यूरिन करने में, रात को भी 2-2 घंटे में जाना पड़ रहा है, तो हाँ प्रॉब्लमेटिक है, आपको दिखाना पड़ेगा। पोटेशियम सिट्रेट की कोई सीमा नहीं है, आप जितना मर्जी ले सकते हैं, 1 महीना 2 महीना। उस पर कोई, अगर पोटेशियम बहुत ज़्यादा लेते हैं और आपको पोटेशियम की प्रॉब्लम है, किडनी फंक्शन खराब है, तभी उसको रोका जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन किडनी स्टोन से फ़र्क है, वो कुछ और प्रॉब्लम है। हम उसे, गॉल ब्लैडर में जब स्टोन होता है तो वो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, हमें गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है। उसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता, हम उसके स्टोन को नहीं निकाल सकते। नहीं, पोटेशियम सिट्रेट से स्टोन निकलते नहीं है। स्टोन तो पानी के बहाव से अपने आप साइड से निकलेंगे। पोटेशियम सिट्रेट से उनको बड़े होने से रोका जा सकता है और दोबारा ना होने से भी रोका जा सकता है। अगर 40 ईयर्स पहले बने हैं तो अभी बस एक अल्ट्रासाउंड करा के देखना है कि दोबारा तो नहीं हो रहा स्टोन, और कुछ नहीं करना। 3 mm के स्टोन के लिए कुछ नहीं करना। अगर वो हाइड्रोनेफ्रोसिस या स्वेलिंग नहीं है, पानी पीते रहिए और हर 3-4 महीने में अल्ट्रासाउंड कराते रहिए कि वो बड़ा तो नहीं हो रहा है। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, इनसे स्टोन नहीं बनते, वो अपने आप पानी में घुल के निकल जाता है। हाँ जी, विनोद कुमार जग्गी जी, आप पूछ सकते हैं। सर आप अनम्यूट नहीं किया हुआ है आपने अपना माइक। देखिए मदन गोयल जी, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा जो है वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है, उसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। अगर वो यूरिन के बहाव को रोक रहा है तो उसका इलाज ऑपरेशन ही होता है। अगर स्ट्रक्चर का साइज छोटा है तो दूरबीन से हो जाता है। अगर स्ट्रक्चर का साइज बड़ा है तो फिर उसका बड़ा ऑपरेशन करके रास्ते को नया बनाना पड़ता है। पर दवाइयों से स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता। हाँ, अगर छोटा सा स्ट्रक्चर है, दूरबीन से कर दिया है, उसके बाद पाइप वगैरह डाल के उसे मेंटेन कर सकते हैं कि वो दोबारा ना हो। क्योंकि मिरागो फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी बढ़ाने की दवाई को, बड़ी हुई हो तो उसको कम करने की दवाई है, उससे फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी बढ़ नहीं सकती। शायद कुछ प्रॉब्लम है। रैपिड लिफ्ट से फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है पर अर्जेंसी तो कम हो जाती है। तो अगर मिरागो पर 25 से आराम नहीं आ रहा है तो आप 50 कर सकते हैं।
देखिए, ट्यूमर दोबारा ना हो इसके लिए उसी समय हम बीसीजी थेरेपी देते हैं। ब्लैडर में 6 बार दवाई डाली जाती है ताकि वो दोबारा से ट्यूमर ना बने। लेकिन अगर ट्यूमर फिर भी 4 साल में एक बार बन रहा है तो दवाई और दूरबीन से ही ठीक है। जल्दी-जल्दी बनता है तो ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है, पर 4 साल में एक बार में ब्लैडर को रिमूव करने में और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शायद डॉक्टर ने उस समय जब किया होगा बीसीजी थेरेपी लगाई होगी, वही आपको उनसे पूछना है। ये चतर सिंह दुग्गल जी, आपको दिखाना पड़ेगा, हो सकता है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम शुरू हो रही हो, जिसकी वजह से होल्ड नहीं कर पा रहे हो। वो देख के और उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जी, रश्मि शिमालिया जी, अगर 8 एमएम का स्टोन है तो उसके निकलने के चांसेस कम हैं, और अगर 2 बार यूरिन इन्फेक्शन हो चुका है तो बेटर है कि आप इसका सीटी स्कैन करा के इनको रिमूव करवा लीजिए, वरना ये बार-बार इन्फेक्शन होना भी आपकी किडनी के लिए ठीक नहीं है। हाँ। हाँ जी, विनोद कुमार जी आप पूछ सकते हैं। मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि जो किडनी स्टोन जब भी होता है तो आपने बोला कि पेट में दर्द होता है। इसके अलावा भी कोई सिम्पटम होता है कि आपको पता लग जाए कि किडनी है? दूसरा, आई वांट टू नो अबाउट प्रोस्टेट। ये स्टोन की वजह से दर्द भी होगा, यूरिन इन्फेक्शन अगर स्टोन की वजह से हुआ तो पेशाब में जलन होगी, और अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो फीवर भी आ सकता है, तो और यूरिन में ब्लड आ सकता है। ये सब स्टोन के सिम्टम्स हैं जो अगर हो ये सकते सब सिम्पटम नहीं है दैट मीन्स स्टोन नहीं है। हैं। ऐसा नहीं है, साइलेंट स्टोन्स भी होते हैं जो किडनी में रहते हैं, जो ये सिम्टम नहीं करते हैं। ओके। ये सिम्टम जब आएंगे जब स्टोन फंसेगा। अगर स्टोन नहीं फंस रहा है, किडनी में ही है, तो हो सकता है कि ये सिम्टम ना आए, लेकिन जब आप यूरिन टेस्ट कराओ तो उनमें इन्फेक्शन आए, पस सेल्स आए। यूरिन टेस्ट से पता चल जाएगा ना स्टोन है कि नहीं? वो कंफर्मेटरी नहीं है, कंफर्मेटरी करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड करना बेटर है। ओके, ओके। अच्छा, आई सेड आई हैव नो प्रॉब्लम एंड आई वांट टू नो अबाउट प्रोस्टेट। ये क्या है और इसका कैसे पता लगता है? प्रोस्टेट इज अ ग्लैंड फॉर सीमेन प्रोडक्शन, जो हर मेल के अंदर इट हैज टू इंक्रीज इन साइज। अगर ये बढ़ रहा है तो इट विल कॉज यूरिनरी ब्लॉकेज। तो शुरू में पेशेंट को यूरिन बार बार जाना, रात में जाना, एकदम भागना, कंट्रोल ना कर पाना, पेशाब का रुक रुक के आना, करने के बाद भी लगना कि अभी खाली नहीं हुआ है, या बाथरूम में बहुत देर देर तक करते रहना, धार का पतला हो जाना, ये सब प्रोस्टेट के साइंस हैं। मेरे को कभी-कभी ऐसे वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर ऐसे होता है कि जैसे कहीं बाहर गए हैं काफ़ी टाइम से और घर जैसे नज़दीक पहुँचे, लिफ्ट के अंदर हैं, तो उस टाइम ऐसा लगता है कि मैं फटाफट का प्रेशर है और मैं यूरिन करूँ। ये साल में 1 या 2 दफ़ा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो वो उसका क्या रीज़न होता देखिए, साल में एक दो बार तो कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बार बार होती है अगर प्रोस्टेट हो। है? पर नहीं, फिर भी बार-बार आप नहीं होती है। पर आप फिर भी एक रूटीन अल्ट्रासाउंड या यूरोफ्लोमेट्री करा सकते हैं कि अगर फ्लो बहुत कम तो नहीं है। अगर बहुत कम है और कुछ प्रॉब्लम है तो एक सिंपल दवाई शुरू करके काम हो सकता नहीं, मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं है, मैं जो सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं जैसे काफ़ी टाइम के लिए बाहर थे 2, 4, 6 घंटे के लिए और जब घर के पास पहुँच जाते हैं, लोग होते हैं, तो उस टाइम प्रेशर तेज़ से एकदम होता है। ये साल में 1 या 2 दफ़ा ऐसा मतलब ये है। हुआ साल है। में एक दो बार होता है तो कुछ नहीं करना, पर अगर वजह बार बार हो रहा है तो आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। नहीं, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ माय डाउट आई वांटेड। थैंक यू। ठीक है। मनोहर जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर यू हैव टू अनम्यूट। डॉक्टर साहब, जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। स्टोन जो जी। स्ट्रेट है, मैं ये कह रहा था कि जो किडनी का स्टोन है हाँ, और जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ये आपस में रिलेटेड है या अलग अलग है? नहीं, रिलेटेड हो सकते हैं। अगर प्रोस्टेट की रुकावट है तो उसकी वजह से भी स्टोन बन सकते हैं। तो अगर प्रोस्टेट में रुकावट है तो दोनों चीजें रिलेटेड हो सकती है, पर किडनी स्टोन मैं अलग अलग एक्चुअली वो है। प्रोस्टेट के लिए, मैं प्रोस्टेट के लिए सिलोड्रम 8 AMG ले रहा हूँ। जी। रात को 2 या 3 बार यूरिन जा पड़ता है वो।
नहीं, यूरिन का फ्लो तो ठीक आ रहा है ना? हाँ फिर तो ठीक आ रहा है। रात को 2 या 3 बार आजकल जाना पड़ता है। 2 बार तो ठीक है, 3 बार नहीं होना चाहिए। और पर एक बार आपने लास्ट चेकअप कब कराया था? लास्ट तो मैंने ये इससे लॉकडाउन से पहले फरवरी में कराया था। स्टोन कितना बड़ा है आपको? स्टोन नहीं, वो प्रोस्टेट में थोड़ा बढ़ा हुआ एनलार्जमेंट आता है। आपने पूछा ना स्टोन और प्रोस्टेट। स्टोन केएफटी तो क्लियर है, तो फिर कुछ नहीं करना। केएफटी में तो आप ये क्लियर आ रहा है। दवाई खाते रहिए बस, और जब भी दोबारा मौका लगे एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, साल भर होने वाला है अब, तो ये चेकअप करा लीजिए प्रोस्टेट के सारे। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो, सर जी, मैंने 1971 में ऑपरेशन करवाया था। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, बोलिए। 1971 में मैंने ऑपरेशन करवाया था, तो मेरे 32 स्टोन्स निकले थे। उनमें एक स्टोन 30 ग्राम्स के आसपास था, और उसके बाद भी मेरी किडनी में स्टोन है, लेकिन मेरे को ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टोन है, मैं 4 साल पहले अल्ट्रासाउंड कराया था, तो मल्टीपल स्टोन अभी भी हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत दर्द होता है, मेरे को यूरिन पास होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं कंटिन्यू जो है पहले सिस्टोन लेता था, अभी वर्बरिस वल्गरिस लेता हूँ होम्योपैथिक की। तो इसको कंटिन्यू रखूं मैं, या कुछ और करना होगा? देखिए, अगर स्टोन बहुत बड़ा है, बहुत सारे स्टोन है, बड़े बड़े स्टोन है, और किडनी का फंक्शन है, तो बेटर होता है इसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। लेकिन अगर वो बड़े तो रुकावट नहीं, नहीं कर रहे हैं और आप कंफर्टेबल हैं, तो आप ऐसे भी रह सकते हैं। हाँ हूँ तो मैं कंफर्टेबल। मेरे को कभी कभार बस सिर्फ ऐसा होता है कि जब यूरिन का प्रेशर होता है, वो रोकने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और नहीं, मेरे को किसी तरह को। यूरिन के प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो स्टोन वाली नहीं है, हाँ जी, वो प्रोस्टेट की वजह से है। पर अगर पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना, या दर्द बार बार होना, या बुखार आ रहा है, तो आपको कुछ करना जरूरी नहीं, है। इसमें अगर कुछ ये भी नहीं चीजें है। नहीं है तीनों में से, तो कुछ नहीं करना। प्रोस्टेट के लिए पेशाब कुछ की जो करना होगा? प्रॉब्लम है वो प्रोस्टेट की वजह से है। उसके लिए क्या करवाना होगा? एक मशीन, कोई दवाई लेते हो प्रोस्टेट की वजह से? नहीं, उसके लिए कोई प्रोस्टोनम लेता हूँ मैं, होम्योपैथिक की। ठीक है, होम्योपैथी का तो मेरे को आइडिया नहीं है, पर आप एक बार दिखा देंगे, अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम लगेगी तो उसकी दवाई शुरू कर। अच्छा, मतलब वो कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं। थैंक यू। अशोक गौर जी, आप पूछ सकते हैं। अब बोलो। डॉक्टर रस्तगी, हाँ जी सर। मैं यूरिन होल्ड नहीं कर पाता हूँ। ये 4-5 साल से प्रॉब्लम है, पर मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे, मेरा भाई भी सर्जन है, उन्होंने कहा था कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए, यूरोलॉजिस्ट भी दिखाया था, वो भी ऑपरेशन के लिए कह रहा है। पर मैंने फैमिली फिजिशियन ने मुझे एक टेबलेट दी थी, केमिकल कंपोजिशन टेम्सुलिन वगैरह कुछ ऐसी होती है क्या? वो दी थी। टैम्सिलोसिन, हाँ, ये हाँ प्रोस्टेट हाँ हाँ, को मिली। वो मैंने ली थी, और 4-5 साल हो गए, अभी तो आराम है, पर अभी 2-3 महीने से वापस प्रॉब्लम चालू हो गई है। तो शुड आई गो फॉर सर्जरी, और प्रोस्टेट कितना बड़ा है? प्रोस्टेट का साइज क्या है? प्रोस्टेट का साइज नॉर्मल आता है। हाँ, नॉर्मल है। तो सर्जरी किस चीज की बताई थी आप? मतलब यूरिन होल्ड नहीं करता है, इसके लिए बताइए उन्होंने। नहीं, यूरिन देखिए, अगर वो प्रोस्टेट की वजह से है, टैम्सिलोसिन तो प्रोस्टेट की दवाई है। अच्छा अगर अच्छा 4-5 साल बाद दवाई रहते हुए भी सिम्टम आ रहे हैं, अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा। और अगर ऑपरेशन करना प्रोस्टेट पड़ेगा। छोटा है और प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, तो हम दवाई को एक थोड़ा बहुत दूसरी दवाई देके चेंज कर सकते हैं, हालांकि फर्क 19-20 का ही आता है। तो अगर अच्छा अच्छा अच्छा, टैम्सिलोसिन में भी असर बहुत ज्यादा खराब हो गया, तो सर्जरी भी करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब ऐसा है कि मैं होल्ड, मतलब बाथरूम रूम से जाते जाते बीच में प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। तो ये अर्जेंसी जो है, ये प्रोस्टेट की वजह से ही है। अच्छा अच्छा, प्रोस्टेट तो की प्रॉब्लम है। like get my prostate checked, and then even go, if it is required I should go for surgery. Okay. हाँ, ये ओके, और मेडिसिन है कि कोई है कि पहले कुछ मेडिसिन लेके और देख लो? टैम्सिलोसिन के ऊपर सेलोडोसिन ले सकते हैं, पर हाँ पहले एक हाँ, चेक करवा लीजिए। अच्छा, इसके अलावा और कोई मेडिसिन डॉक्टर? नहीं, 2 ही मेडिसिन आती है। कौन सी बताई आपने? टेम्सिलिन? सेलोडोसिन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा वो ये मेरे जो भेजा है उसमें आप भेज देंगे वो नाम? और मेरे टाइमलाइन में नाम भेज देंगे सर, मेडिसिन का, तो आई मे स्टार्ट।
मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है। आप अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू डॉक्टर सो मच। ओके, सत्येंद्र जी आप पूछ सकते हैं अब। हेलो। हेलो, हाँ हाँ नहीं और कुछ नहीं, अपने आप कर देंगे वो मेरे, ना वो कर देंगे। सत्येंद्र जी आप पूछ सकते हैं अब। हाँ, मुझसे क्या नहीं सत्येंद्र Ma'am, कुमार I have तिवारी। asked my question and I got reply from doctor. Okay. हाँ जी सत्येंद्र जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, मेरा प्रोस्टेट 46 है, सीसी है। 3 महीने पहले 2 महीने पहले किया था अल्ट्रासाउंड। केएफटी वगैरह नॉर्मल है मेरा, लेकिन 4-5 बार जाता हूँ मैं, उसके लिए सिलोडॉल 4 ले रहा हूँ मैं। तो इसके लिए कोई फर्दर टेस्ट वेस्ट करना है मुझे? कभी जब वॉकिंग करता हूँ तो थोड़ा सा मुझे पैर में लगता है स्वेलिंग, लेकिन एक्चुअल स्वेलिंग नहीं होती है, वो ठीक हो जाती है अपने आप। देखिए प्रोस्टेट अभी एक अल्ट्रासाउंड बताया ना आपने, इसमें हमें ये देखना है कि पीछे यूरिन रुक तो नहीं रहा। 46 था सर। कितना? वो तो प्रोस्टेट 46। का साइज है। अच्छा, हाँ पीछे यूरिन रुकता है कि नहीं ये देखना है। यूरिन करने के बाद वो दोबारा अल्ट्रासाउंड करते हैं देखने के लिए कि पीछे यूरिन रुक तो नहीं रहा है। रेसिडुअल मेरा 100 सीसी था रेसिडुअल यूरिन। हाँ तो ये दोबारा चेक करना है कि दवाई खाने से ठीक हुआ कि नहीं। अगर 100 सीसी है तो फिर ठीक नहीं है। और दूसरा हमें ये देखना है कि मशीन में यूरिन यूरोफ्लो करके कि यूरोफ्लो कैसा है। अगर आपका यूरोफ्लो ठीक है, पीछे से रेसिडुअल यूरिन कम हो गया, फिर तो ये दवाई कंटिन्यू करिए। क्योंकि नॉर्मल यूरिनेशन तो मेरा नॉर्मल होता है, कोई रुक रुक के नहीं होता है, नॉर्मल होता है। फिर भी ये दोनों टेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर ये अभी भी ऐसा ही है तो फिर 4 की जगह सिलोडाल को 8 कर दीजिए। अगर ये इम्प्रूव नहीं होता है अल्ट्रासाउंड में जी तो आपका सॉरी रहता है या फ्लो भी कम आता है तो आप 4 मिलीग्राम की जगह 8 मिलीग्राम कर दीजिए। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। अशोक गौर जी आपको कुछ पूछना है? हाँ जी हाँ जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर आ रही है। हाँ सर, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इवनिंग में या किसी टाइम प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होते हैं क्या? हाँ हॉस्पिटल में ही दिखा सकते हैं आप 12 to 5। हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेके? हाँ जी। अच्छा, दूसरा एक जनरल क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि मैं 5-6 बार मुझे रात को उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है और काफी अर्जेंसी की फीलिंग होती है और कभी-कभी थोड़ा बहुत ड्रिपिंग भी स्टार्ट हो जाता है। और मेरा अल्ट्रासाउंड तकरीबन लास्ट 1.5-2 साल पहले हुआ था, तब 31 ग्राम का प्रोस्टेट का साइज था। मेरे यूरिन फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लो इज स्मूथ, लेकिन बार बार जाना पड़ता है। और ये मेरी प्रॉब्लम मेरे बचपन से है, ये ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट के लेटर एज में एनलार्जमेंट से ऐसे हो रहा हो। मुझे बचपन से बहुत बार बार जाना पड़ता था। मैं घर से ऑफिस के रास्ते में मुझे 2 बार ब्रेक लेना पड़ता था। क्योंकि ये ऐसे ना बचपन से प्रॉब्लम है तो फिर इन्हें दिखाना पड़ेगा आपको। बिना देखे कुछ भी कहना जरा मुश्किल है। अगर आप मुझे शुरू में बोलते तो ये सारे सिम्टम्स प्रोस्टेट के लग रहे हैं, ठीक है? फॉस्फेट? हाँ अच्छा प्रोस्टेट की वजह से हो सकता है, पर वो अच्छा बचपन से नहीं होगा, ठीक है? अच्छा अगर बचपन से इतनी ही प्रॉब्लम है फिर एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। वैसे लग रहा है कि ये प्रोस्टेट की वजह से नहीं होगा। तो अगर प्रोस्टेट की दवाई लेते हो कोई अभी? हाँ, इस टाइम मैं 2 दवाइयां ले रहा हूँ। एक तो है फ्लोट्रल, हाँ जी FLOTRAL, हाँ जी। और एक है Soliton 5 mg। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप दोनों दवाइयां लेने से?
मतलब ऐसा होता है जैसे किसी दिन 5-6 बार नहीं गए, 2-3 बार जाके ही मैनेज हो गया, बट अगले ही दिन फिर दोबारा से ज्यादा हो जाता है, 4-5 बार ही हो जाता है। हाँ, तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये सब क्यों हो रहा है इतने टाइम से। अच्छा, तो मुझे बताएं कोई टेस्ट मुझे कराने हैं, मैं टेस्ट करा के फिर आपको मिलूं। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, आप बात करके दिखा सकते हैं जहाँ भी दिखाना चाहते हैं। हैं जी, क्या मैं कह कह रहे रहा हूँ डिटेल में देखना पड़ेगा मुझे। मैंने अपना जी। फोन नंबर डाल दिया है चैट बॉक्स में सबके लिए, आप ओके, मुझसे बात कर सकते हैं या फिर और जब भी दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। तो नहीं, आई एम ए मेल बाय द वे। आपने कहा दिखाना चाहती हैं? नहीं, मैंने कहा दिखा सकते हैं। अच्छा, तो कोई टेस्ट प्रायर टू विजिट, कोई टेस्ट करा के अपनी रिपोर्ट साथ लेके आऊं? नहीं, पहले आप आ जाइए, अच्छा, टेस्ट फिर हम तब लिखेंगे। जब अल्ट्रासाउंड अगर कोई रिसेंट करा रखा है तो एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ठीक है, ओके। वैसे बिनाइन प्रोस्टेट समथिंग समथिंग वाज द डायग्नोसिस। अगर अल्ट्रासाउंड आपके पास है तो आप अल्ट्रासाउंड करा के दिखा सकते हैं। नहीं, वो थोड़ा पुराना है, 2-3 साल पुराना है। नहीं, फिर फ्रेश करा के आ जाइए। हाँ, मेरे को डायग्नोस किया था उन्होंने, बिनाइन प्रोस्टेट समथिंग, बीपीएच। वही लग रहा है मुझे भी, जी। पर थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि आप कह रहे हो कि बचपन से है, इसलिए मैं चाह रहा था कि एक बार अल्ट्रासाउंड करा के आप दिखा दें। हाँ, बचपन से ही मैं बहुत फ्रिक्वेंटली जाता था, क्लास में भी, और मुझे बेड वेटिंग भी ज्यादा एज तक रहा, जो बचपन में होता है बचपन से लोगों ना को। बचपन से प्रोस्टेट नहीं हो सकता, जी जी। लेकिन बचपन से ये इसलिए तो कंफ्यूजन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दिखा दो एक बार आप। ठीक है सर, हाँ जी। आई विल कम। ओके, तो जरूरत नहीं पड़ी तो जबरदस्ती जाना पड़ी है, तो हो गया ना प्लस। हाँ जी, अशोक शर्मा जी। हेलो। हाँ जी। डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी प्लीज? हाँ जी। हाँ सर, मुझे करीब पिछले 15-16 साल से बीपीएच की प्रॉब्लम है। शुरू में थोड़ी माइल्ड थी, तो टैरोल वगैरह से मैनेज हो रही थी। बाद में थोड़ी बढ़ती गई। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि पिछले 3-4-5 महीने से फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई थी। बीच बीच में भी हुई, लेकिन अभी रिसेंट की बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, रात में करीब 8 बार तक हो जाता था। अच्छा, दिन में भी काफी जल्दी होता था। तो अर्जेंसी सबसे ज्यादा थी। अर्जेंसी इतनी थी कि कुड नॉट होल्ड फॉर इवन 5-10 सेकेंड्स। अगर दरवाजे पे आए हैं बाहर से कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते आ रहे हैं, ठीक है। दरवाजा खुलने में जरा सी देर हुई तो इट स्टार्टेड ओजिंग आउट इटसेल्फ। ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। हाँ, प्रोस्टेट की वजह से होता है ऐसा। अभी आप कैसे सर? गोली देते हैं प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट से ना सर? हाँ, प्रोस्टेट की कोई दवाई लेते हैं आप? हाँ जी, अभी लास्ट ईयर मेरा, हाँ जी, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था लास्ट ईयर सितंबर 19 में। नहीं, सितंबर 19 में नहीं, पहले हुआ शायद। ये हुआ था फरवरी 19 में। तो मेरा प्रोस्टेट का साइज था 49/46/34 mm और वेट था 41 ग्राम्स। आप दवाई ले रहे हैं प्रोस्टेट के लिए? हाँ जी, कौन सी दवाई है। एक तो किलोडोसिन 8 mg, हाँ जी, ड्यूटास्ट्राइड 0.5 और दवाई मिरागो 25 BD। और दूसरी कौन सी? मिरागो 25 BD सुबह शाम। हाँ, तो एक तो मिरागो को 50 कर दीजिए और दूसरा ये अल्ट्रासाउंड दोबारा करा के एक बार दिखा दीजिए, कहीं बढ़ ना गया हो प्रोस्टेट। और 2 साल हो गए ना, तो फिर 19 में कम तो 2 साल हो गए। जी सर।
एक अल्ट्रासाउंड पीएसए मेरा दोबारा अभी पीएसए मेरा दिसंबर में चेक हुआ है, दिसंबर एंड में, हाँ 1 महीने पहले। दैट वाज फ्री वाज 0.297 और वो टोटल पीएसए था 0.969। वो ठीक है, वो नॉर्मल है, डॉक्टर वो साहब नॉर्मल ये है। आप ये अल्ट्रासाउंड दोबारा करा लीजिए और मिरागो को 25 की जगह 50 कर दीजिए। 50 बीडी, हाँ जी, लेकिन मेरा को जब से ली है मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होने लगा। तो मिरागो से तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। अगर आपको हो रहा है तो फिर आप फिर एक बार पहले ही दिखा दो, चेक कर लेते हैं उनका। अच्छा, लेकिन पहले अभी दिखा दीजिए, फिर बात कर लेंगे, फिर आगे ट्रीटमेंट करेंगे। तो दवाई ऑलरेडी चल रही है, जी, हम देखेंगे कि दवाई को कैसे चेंज करना है। लेकिन अभी पिछले करीब 15-20 दिन से मैंने डेट्स लेना शुरू किया है, खजूर। तो खजूर से अब ये इम्प्रूवमेंट हुआ है कि रात में 3 बार मुझे जाना पड़ता है 8-9 घंटे के ड्यूरेशन में, और अर्जेंसी भी काफी कंट्रोल में है विद दिस मेडिकेशन इटसेल्फ। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। मेरे कोई आइडिया नहीं है खजूर से कैसे होता है, बट अगर आपको लग रहा है कि अर्जेंसी कम हो रही है तो जी, अच्छा है। फिर भी 2 साल में एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। हाँ ये ड्यू है, लेकिन अभी कराना है हाँ जी, करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड। करा लीजिए। डॉक्टर साहब एक चीज और पूछनी थी, मैंने मिनिनिन मेल्ट ली थी, मुझे दी गई थी मिनिनिन मेल्ट नहीं, रात को। वो मत लीजिए, उससे यूरिन पूरी तरह रुक जाता है कई बार। हाँ जी, तो उससे बहुत अच्छा था, मतलब मुश्किल से 2 बार मुझे जाना पड़ता था। बहुत अच्छा है, होता है, पर उससे कई बार पूरी तरह यूरिन रुक जाता है। वो थोड़ा वो खतरा रहता है उसमें। मैंने अच्छा देखा है लोगों का यूरिन बिल्कुल ही रुक जाता है, फिर पाइप डालना पड़ जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब। मेरा यूरोफ्लो भी हुआ था लास्ट ईयर फरवरी में, उसका रिजल्ट मैं बता सकता हूँ। कोई बात नहीं, आप दिखा दें एक बार तो सब देखेंगे। अभी ठीक है डॉक्टर, पुराने 2 साल पुराने टेस्ट पे आज कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो। ठीक है। सो जैसे अभी 8-9 घंटे के पीरियड में 3 बार जाना पड़ता है, तो दैट इज बियरेबल आई थिंक। रात में? हाँ जी, नहीं, रात में इट इज नॉट। रात में एक मैक्सिमम एक बार कोई उठे तो ही ठीक है, दिन में ठीक है। अगर आपको जाना पड़ रहा है रात में, तो हम ये चाहते हैं कि पेशेंट को रात को उठ के नींद खराब ना हो, वो ठीक है हमारा डॉक्टर, एम रहता है। ठीक है सर, मैं सबसे रिक्वेस्ट थैंक यू। करूंगी कि आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट और प्रिसाइज रखें ताकि सबको मौका मिल पाए। थैंक यू सो मच अशोक शर्मा जी आपके ठीक है, क्वेश्चन थैंक के। यू, मैं थैंक यू। मदन गोयल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन को। सर मैंने अभी प्रोस्टेट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में अभी पूछा था। तो मैं अपना थोड़ा बता दूं कि 2012 में मैंने स्ट्रक्चर का ऑपरेशन कराया था, और नैल कैथेट लगातार मैं 14 नंबर की नैल कैथेट लगातार डाल रहा हूँ 10 दिन के अंदर अंदर। वो ठीक ठीक चल रहा है मेरा 8 साल से 9 साल से। तो कभी कभी नैल कैथेट डालने में थोड़ी सी बहुत धीमी गति करनी पड़ती है, मतलब देर लगती है, लगने लगी अब। तो क्या इसका और कोई ऑपरेशन करा लिया, नाड़ी डालने लग रहा हूँ, डूटास्टी ले रहा हूँ, तो इसमें और भी कुछ? आप ऑपरेशन दूरबीन से कराया था ना? हाँ जी। देखिए, अगर नली नहीं जाती है या स्ट्रक्चर बड़ा होता है तो फिर ओपन करके ऑपरेशन करके चमड़ा लगा के कर सकते हैं। पर जब तक कैथेटर जा रहा है तब तक वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप कैथेटर डालते रहिए। हाँ जी, डालते हैं, 10 दिन में डाल रहा हूँ एक बार। हाँ, अगर कैथेटर नहीं जाता है तो दोबारा दूरबीन का नहीं करेंगे, फिर ओपन ही करेंगे। और कोई तरीका है नहीं इसका, कोई दवाई नहीं आती। ड्यूटेस्टाइड इसके लिए नहीं है, वो प्रोस्टेट के लिए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। केएल चोपड़ा जी। हाँ जी, केएल चोपड़ा जी, आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब से पूछना है मैंने, ये बीटामाइसिन अच्छी होती है या बीसीजी अच्छी होती है? देखिए, दोनों में से जो भी कोई भी अगर दवाई दे रखी है तो ठीक है।
हम बीसीजी प्रेफर करते हैं माइटोमाइसिन पे, तो बहुत डॉक्टर साहब फ्राइडे को ऑपरेट हुआ था मेरा। हेलो, अच्छा डॉक्टर साहब फ्राइडे को ऑपरेट हुआ था, तो ये कब शुरू होनी चाहिए मिटामाइसिन या? हाँ जी, फ्राइडे को ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो ये कब से शुरू होनी चाहिए? माइटोमाइसिन एक डोज तो ऑपरेशन थिएटर के ऑपरेशन करने के 6 घंटे में लगा दी जाती है। अच्छा और डॉक्टर साहब नहीं लगाई तो मैं फिर क्या क्या हम करूँ फिर? उस समय नहीं उन्होंने तो लगाई लगाई नहीं तो डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि 3 हफ्ते बाद शुरू करेंगे। अगर हेलो? नहीं, माइटोमाइसिन उसी समय लगा सकते हैं। माइटोमाइसिन ऑपरेशन थिएटर के 6 घंटे में लगानी होती है। अगर तब नहीं लगाई है अच्छा तो आप 3 से 4 हफ्ते के बाद शुरू कर सकते हैं दोनों, माइटोमाइसिन हो या बीसीजी हो। डॉक्टर साहब इस दौरान कोई नुकसान तो नहीं हुआ फिर मेरे को? किससे? दोबारा ग्रोथ तो नहीं होगी उसकी? दोबारा ग्रोथ तो कभी भी हो अभी सकती नहीं है। लगी नहीं है। दो तीन अच्छा बार हो चुका है वो बाद में हो सकता है, इसलिए तो दवाई देते हैं। ये दवाइयां देने से रिकरेंस के चांसेस 40 से 50% से 60% से कम हो जाते हैं, पर पूरी ठीक तरह है नहीं डॉक्टर साहब। जाते हैं। 30-40% हाँ जी हाँ जी। चांस फिर भी नहीं जाते। अच्छा ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके। आशा जी, आशा जी आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हाँ, आ रही है। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ ऐसा है कि मेरे को भी रात को जो है ना 3-4 बार कम से कम जाना पड़ता है वॉशरूम। हेलो? हाँ जी, हाँ 3-4 बार जाना पड़ता है। यूरिन में कोई जलन तो नहीं है? नहीं नथिंग इज देयर। दिन में भी जाना पड़ता है बार बार? दिन में इतना नहीं है, रात में जब नींद नहीं आती है तो उस टाइम पे काफी जाना पड़ता है और 3-4। नींद आती है तो नहीं उठना पड़ता बीच में? हाँ जी हाँ जी। एक बार सो गए तो उठना नहीं पड़ता? नहीं फिर नहीं उठना पड़ता। हाँ, तो फिर आपको एंजाइटी की वजह से हो रहा है। जो सो रहे हैं तो नहीं जा रहा, तो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जब है जब नींद में उठ के जाना पड़ रहा है। हाँ नहीं नींद में उठ के नहीं अगर हम जाना। जगे हुए हैं, सो नहीं रहे हैं, तो दिन और रात एक ही बात है। हाँ जी हाँ। हाँ, इसलिए फिर तब तो कुछ भी रीजन हो सकता है कि आप क्यों जगे हुए हैं रात में। पर अगर हाँ रात में एक बार सो गए और उठना नहीं पड़ रहा है, तो फिर हाँ यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हाँ नहीं है। वो कभी एक बार, मैक्सिमम एक बार ही अगर सो गए तो, अगर नहीं सोए तो प्रॉब्लम है बस। नहीं सोए तो फिर वो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो तो दिन ही हो गया ना मान लीजिए जब आप सोए नहीं। रात अच्छा में मतलब है कि आप सो गए और सोने के बाद बीच में नींद टूट गई, तब वो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। ओके। रश्मि भाटिया जी। हेलो। हाँ हाँ जी जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना था कि जैसे मैंने पहले भी चैट में 2-3 दफा क्वेश्चन पुट अप किया था कि जैसे मेरे स्टोन्स हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ टाइप ऑफ स्टोन का कैसे पता चलता है कि किस टाइप के स्टोन्स बन रहे हैं और वो चीज हम कम लें? देखिए, स्टोन का सबसे जो बेस्ट तरीका टाइप का ये है कि अगर हम स्टोन मिल जाए हमें, सर्जरी से मिल जाए या बाई चांस यूरिन में पास हो जाए और हम उसे केमिकल एनालिसिस के लिए भेज दें, सबसे आसान तरीका वही है पता लगाने का। बाकी बहुत सारे टेस्ट हैं, यूरिन के केमिस्ट्रीज हैं कि ऑक्सीडेट बढ़ा हुआ है या वो बढ़ा हुआ है, तो उससे पता लग जाता है, एक इंडिकेशन मिल जाती है। पर बेस्ट जो है पता लगाने का वो है कि हमें स्टोन ही मिल जाए ताकि हम उसे टेस्ट के लिए भेज सकें। आप अनम्यूट हो गए हैं रश्मि जी। हेलो। हाँ हाँ, जी। अब आप मैं म्यूट ये हो। कह रही हूँ कि अगर स्टोन पास हो जाए तो मिले तो करा सकते हैं, क्योंकि लिथोट्रिप्सी वगैरह अगर कराई जाए वो तो चूरा ही कर देते हैं ना लिथोट्रिप्सी उससे में, तो फर्क नहीं फिर वो पड़ता, तो स्टोन नहीं। चाहे चूरा, हम वो तो माइक्रोस्कोप में ही केमिकल देखना है ना, चाहे पूरा मिले अच्छा, चाहे चूरा मिले, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो तो तो लिथोट्रिप्सी के बाद हम पता कर सकते हैं कि ये क्या कौन से टाइप ऑफ स्टोन्स बन रहे हैं? लिथोट्रिप्सी कौन सी है, एक्सटर्नल की किया ऑपरेशन करके? नहीं मतलब क्या होता है, यही होता है ना, मैंने कि स्टोन को तोड़ने के लिए लिथोट्रिप्सी करानी चाहिए।
देखिए लिथोट्रिप्सी एक एक्सटर्नल होती है जिसमें मशीन के ऊपर बैठ के टूटते हैं और स्टोन अपने आप चूरा बन के यूरिन में निकलते हैं, ठीक है। अच्छा वो आपको एक छन्नी के थ्रू कलेक्ट करना पड़ते हैं, फिर आप जांच के लिए भेज सकते हैं। एक है जो लेजर से ऑपरेशन करते हैं, उसका तो स्टोन हम आपको बॉटल में देते ही हैं, तो आप आराम से भेज सकते हो। अच्छा अच्छा, तो मेरा एक स्टोन 8 mm है, बाकी छोटे हैं, थोड़े मल्टीपल स्टोन्स ही हैं, तो मुझे करानी चाहिए या अभी थोड़ा मैनेज करूं, 8 पोटेशियम सिट्रेट वगैरह लेके? 8 mm के स्टोन का पास होने के चांसेस कम होता है। तो ये है कि अगर आप ये अल्ट्रासाउंड के अंदर 8 mm है, कई बार सिटी में छोटा होता है, सिटी प्रिसाइज है, तो आप एटलीस्ट इतना कर लीजिए कि एक सीटी स्कैन करा लीजिए ताकि आपको रियल साइज पता लग जाए स्टोन का। कई बार 8 mm अल्ट्रासाउंड में होता है, एक्चुअली बड़ा होता है साइज, कई बार वो छोटा अल्ट्रासाउंड में बड़ा दिखता है, सिटी में एक्चुअली छोटा होता है। तो अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, स्टोन बड़ा है, तो एक सीटी स्कैन करा के स्टोन का रियल साइज पता कर लीजिए, फिर प्लान कर सकते हैं क्या करना है। और पोटेशियम सिट्रेट अगर मैं कंटिन्यूसली लेती रहूं तो चांसेस हैं कि ये हट जाए? मैंने पहले भी बताया था ना आपको, पोटेशियम सिट्रेट हटाता नहीं है, साइज को बढ़ने से रोकता है, हाँ, तोड़ता भी नहीं है? तोड़ता भी नहीं। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब आप ये सजेस्ट करें मैं एक सीटी स्कैन करा के, क्योंकि जो वारी वाली चीज है वो बड़ा वाला स्टोन है, बाकी तो छोटे ही हैं। वही तो देखना है ना कि सीटी स्कैन में, अल्ट्रासाउंड में इतनी प्रिसाइज नॉलेज नहीं आती। क्या पता 8 mm का स्टोन कहीं बंद बंद है, उसको किडनी के एक पार्ट को रोक रहा है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, ये सब देखना है, तभी हम बता सकते हैं कि प्लानिंग की हमें इसको निकालना चाहिए कि अभी और वेट कर। क्योंकि मेरे को 2 बार यूरिन इन्फेक्शन हो गई है और वो मेजर एपिसोड थे कि मुझे बड़ा बुखार चढ़ता था और कुछ नहीं था, ना बर्निंग है। हाँ तो ये गलत है ना, अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो वही तो खतरा है जो हमें हटाना है। वही तो हमने शुरू में बात की थी, जब तक स्टोन दिक्कत नहीं कर रहा है आप वेट कर सकते हैं, पर अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो किडनी को डैमेज कर रहा है, तो बेटर है कि हम उसे पहले ही निकाल दें, बजाय इसके कि हम वेट कर करके किडनी को डैमेज करें। पर कहते हैं कि फिर निकलवा भी लो तो फिर बनते जाते हैं, जिसकी टेंडेंसी होती है वो बार बार बनते ही हैं। वो सब ठीक है कि वो बनेंगे बनेंगे, अभी जो है वो तो खराब कर रहे हैं ना किडनी को, बाद में बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो तो बात का फ्यूचर है, फ्यूचर तो हमारे हाथ में नहीं है, तो भगवान के हाथ में। पर हम आज हम उस पत्थर को निकाल के करेंगे, अभी तो किडनी को बचा सकते हैं ना। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। DR गिनोत्रा जी। हेलो। हाँ जी सर। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी। हेलो। डॉक्टर साहब, मेरा नाम DR गिनोत्रा है। हाँ बोलिए। काफी मतलब 5-6 महीने पहले मेरे को ना थोड़ा इसका पेशाब में प्रॉब्लम थी, रात को बार बार जाना पड़ता था। तो अक्टूबर में मैंने ये अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसमें प्रोस्टेट एनलार्जमेंट आया था 30 cc जी। तो उसमें फिर जैसे मेरी ये 2 दवाएं चल रही, रैपिलिफ 8 mg और मिरागो 25, और अभी कराया है दिसंबर में तो आया 23 cc हाँ। ये प्रोस्टेट का। जी। तो अभी ये दवाइयाँ अल्ट्रासाउंड को छोड़िए, बताइए अभी दवाई लेने से बेटर हुए आपको प्रॉब्लम्स? तो मतलब पहले 30 cc था, अभी ये 23 cc। छोड़िए, अभी आपको प्रॉब्लम बेटर हुई पहले से? हाँ बेटर है, रात को मतलब अब नहीं जाना पड़ता, रात को एक आधी बारी कभी निकलना पड़ता है। जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई ना? हाँ मतलब काफी हद तक ठीक है, लेकिन दिन में जो है जो दवाई लेता हूँ ना, दिन में मतलब मिरागो, उससे पेशाब थोड़ा ज्यादा ही आता है। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम पहले से ठीक हो रही है तो रैपिलिफ को तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो प्रोस्टेट की दवाई है। आप मिरागो बंद कर सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी की दवाई है। अच्छा, रैपिलिफ बंद कर सकते हैं? रैपिलिफ बंद कर सकते हैं, मिरागो बंद कर सकते हैं। पार्डन सर, मिरागो बंद कर सकते हैं, मिरागो। हाँ। अच्छा, वो मतलब दिन में जो है ये जो आपको प्रॉब्लम है ये प्रोस्टेट की वजह से है, तो ये अभी रैपिलिफ से ठीक हो गई है, तो अभी हम मिरागो को बंद कर सकते हैं। हाँ, तो अभी तो उन्होंने कंटिन्यू कहा मेरे को 1 महीना लेने के लिए, रैपिलिफ और ये दोनों मिरागो। हाँ, 1 महीने बाद कर देना भाई।
क्योंकि अभी ये जो यूरिन की है, मेरा जो वाइड पोस्ट वाइड है वो 92 आया है। जब तो मैं कह रहा हूँ ना रेपुलिप रखना जरूरी है, पर मिरागो को बंद कर सकते हैं। अच्छा मिरागो का, अच्छा एक उसमें था ये मेरे पहले फर्स्ट जो अल्ट्रासाउंड था उसमें गाल ब्लैडर में स्टोन शो किया था जी। तो कोई मतलब मुझे कोई तकलीफ तो होती नहीं है, ना कोई पेन है ना कुछ है, तो उसमें क्या उसको जरूरी होता है उसका ऑपरेशन करना? देखिए ऐसा है कि अगर ज्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है और तो छोड़ भी सकते हैं, पर वो कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, इसलिए आने वाली दिक्कत तो कभी नहीं, ऐसा कोई पेन नहीं या कोई ऐसे अनइजीनेस कुछ फील नहीं होता। जनरली क्या होता है कि अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, यंग है पेशेंट या कुछ है, तो हम कहते हैं कि आप निकलवा लो, क्योंकि कभी भी जिंदगी में अचानक से इमरजेंसी आ सकती है। पर अभी जैसे अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टोन अगर बहुत बड़ा नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक, थैंक यू डॉक्टर। Prerna, I think the time is we have to stop. Okay, sir. Okay. So, I would like to invite Ashish Garg sir for Thanksgiving. He's president of 24/7 Care Foundation. Ashish sir. Atul sir, is Ashish sir is there? आशीष सर है। आशीष सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आशीष सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सबको, मेरा सादर प्रणाम। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे मैक्स हॉस्पिटल के बिमलेश जी को और स्पेशली डॉक्टर यशदीप रस्तोगी जी को, जिन्होंने इतना अच्छा इंटरेक्शन सेशन हमारे साथ रखा और हमारे जितने भी उपस्थित हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं इनको काफी फायदा भी हुआ होगा। सर 24/7 केयर फाउंडेशन और दिल्ली पुलिस की तरफ से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मैं अपने सभी बुजुर्ग साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने समय निकालकर ये एक यूजफुल इंटरेक्शन सेशन जो मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने रखा था उसका लाभ लिया। यदि कोई आपकी कोई क्वेरी है वो आप हमें भेज सकते हैं, हम मैक्स हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट करके आप लोगों को उस क्वेरी का हम उपयुक्त आंसर दे देंगे। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के कमेंट्स, ये इस तरह का हमारा जो इनिशिएटिव है 24/7 केयर फाउंडेशन और दिल्ली पुलिस का, इसमें हमारा और हमारी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग कृपया अपने कमेंट्स अपने ग्रुप्स में जरूर डालें ताकि हमें और प्रोत्साहित मिले कि हम और अच्छे इस तरह के वेबिनार्स हम कर सकें। मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं मैक्स हॉस्पिटल श्री बिमलेश जी का और डॉक्टर यशदीप रस्तोगी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। Okay.